सलामकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम अपना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 3 चूंकि लेंथी है तो उसको हम 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो चैप्टर 2 है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। कब जो है एक टेनेंट जो है उसके पास ऑक्यूपेंसी का, कब्जे का हक आ जाता है। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं अक्सर हमसे कि क्या हमने इतने सालों से हम यहाँ पे काबिज है, 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, तो क्या हम जो है वो अब मालिक बन गए हैं। तो वो जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसी सवाल का जवाब यहाँ पे देखेंगे कि कानून में क्या है। तो सेक्शन 5 है, टेनेंट्स हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। कि जो टेनेंट्स हैं, अगर वो फॉलोइंग जो 4 कंडीशंस हैं अगर उनको पूरा करते हैं तो वो जो है वो कब्जे का जो है वो हकदार हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर टेनेंट की फैमिली जो है वो दादा या ग्रैंड अंकल से जो है वो तकरीबन पिछले 20 सालों से उन वो 2 जनरेशन से ये ज़मीन को होल्ड कर रहे हैं और उस पे जो है वो लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं, लेकिन वो रेंट कोई नहीं पे कर रहे बल्कि लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं, तो फिर जो है उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाता है। दूसरा वो कहता है कि अगर जो टेनेंट है वो उसने प्रीवियसली इस लैंड को ओन किया था लेकिन उसकी ओनरशिप लॉस्ट होगी किसी भी वजह से, सिवाय इन दो के, अगर वॉलंटरली उसने खुद से ट्रांसफर कर दिया है या गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, इन दोनों के अलावा अगर किसी भी तरीके से उसकी ओनरशिप चली गई है लेकिन वो जो लैंड है वो उसको कंटिन्यूअसली उस टाइम से ऑक्युपाई कर रहा है, तो फिर जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसके पास आ जाता है। तीसरा ये है कि अगर कोई गांव था, कोई जगह थी जहाँ पे जमीन जो है वो बंजर पड़ी हुई थी और टेनेंट जो है वो वहां पे आके शिफ्ट हुआ, उसने उस जमीन को कल्टीवेट किया बिफोर अक्टूबर 21 1868 और कंटिन्यूअसली उस जमीन को तब से होल्ड कर रहा है, तो फिर जो है वो उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ गया। उसके बाद है जी, अगर कोई टेनेंट है वो एक जागीरदार है और उसने जो है वो लैंड 20 सालों से एक्वायर की हुई है, तो जो है उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आया था। अब जागीरदार की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी थी। एडिशनली एक दो चीज़ें उनने और भी बताई हैं। इसमें यह है कि अगर जो है वो टेनेंट कंटिन्यूअसली 30 सालों से उस ज़मीन को होल्ड कर रहा है और उस पे जो है वो लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है, तो और जो है उसने जो ये ऊपर हमने पहली कंडीशंस की बात की, अगर वो कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है, पहली कंडीशन जो हमारे पास थी 20 सालों वाली जिसमें 2 जनरेशन से वो लैंड ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो जो है वो उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाता है। एक और चीज, अडॉप्शन एंड कस्टमरी हेयर्स जो है वो भी जो है वो वैलिड रिलेशनशिप फॉर हेरिटेंस ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स, ये जो पहली हमने कंडीशन पढ़ी थी है इनहेरिटेंस में वो ऑक्यूपेशन की, तो वो कहता है कि अगर अडॉप्शन और कस्टमरी हेयर्स जो है वो भी इसमें वैलिड रिलेशनशिप्स है। सो सेक्शन 6 है जी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर टेनेंट्स रिकॉर्डेड बिफोर 1868। अब 1868 से पहले जो है अगर कोई बंदा जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया था अक्टूबर 21 1868 से पहले, गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में उसे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया और वो जो है वो कंटिन्यूअसली उस ज़मीन को जो है वो होल्ड कर रहा है उस टाइम से, तो वो भी जो है वो उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाएगा। However, this right जो can be challenged only if the court had ruled against it before passing of this act। कि इसको चैलेंज किया जा सकता है अगर किसी अदालत ने इस एक्ट के पास होने से पहले जो है उसके खिलाफ कोई फैसला दिया है। सेक्शन 7 है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। कि अगर कोई टेनेंट है वो किसी लैंड लॉर्ड के अंडर कोई ज़मीन जो है वो उसको जो है वो होल्ड कर रहा है,
किसी लैंडलॉर्ड के नीचे, तो जो अगर वो आज फॉर एग्जांपल वो लैंड ए होल्ड कर रहा है और कुछ साल वो काम करने के बाद फिर वो लैंड बी, उसी लैंड ओनर की लैंड बी को होल्ड करता है, तो उसके पास जो है वो सेम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा। ये नहीं होगा जी पहले ए वाली ज़मीन आपने छोड़ दी थी, अब आप बी ज़मीन पे आ गए तो आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म हो गया, ये नहीं होगा। सेक्शन 8 है जी एस्टेब्लिशिंग occupancy right on other grounds कि this act does not limit a tenant from providing their rights of occupancy through other legal or customary grounds कि वो सेक्शन 8 में कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ऊपर बातें की हैं सिर्फ वही बातें जो है वो आपकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को इंश्योर करने के लिए आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को साबित करना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास जो है कोई और ग्राउंड लेना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप ग्राउंड ले सकते हैं। सेक्शन 9 है नो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय मेयर पैसेज ऑफ टाइम कि वो कहता है यहाँ पे कि सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से आप जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं क्लेम कर सकते कि आप इतने सालों से इस ज़मीन को होल्ड कर रहे हैं तो ये जो है वो अब आप इस पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कब्जे का हक रखते हैं, बल्कि आपको जो बाकी कंडीशंस भी हैं उनको भी जो है वो फुलफिल करना होगा। सेक्शन 10 नो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर जॉइंट ओनर्स कि अगर लैंड जो है वो जॉइंटली ओन की जा रही है, बहुत सारे उसमें मालिक हैं, तो नन ऑफ द जॉइंट ओनर्स कैन क्लेम सेपरेट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो उनमें से कोई लैंड ओनर जो है वो अलहदा अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम नहीं कर सकता अनलेस के वहाँ पे कोई कस्टम ना हो, कोई रिवाज इस तरह का ना हो कि उसे अलाउ किया जाता है। अब ओनरशिप जो है वो ओनरशिप रिमेन्स शेयर्ड एंड इंडिविजुअल्स क्लेम ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट डू नॉट अप्लाई कि जो ओनरशिप है वो रिमेन्स शेयर्ड, जो मलकियत है वो कॉमन ही रहती है, इंडिविजुअल क्लेम ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी डू नॉट अप्लाई। तो अब जो है हम चैप्टर 3 पे आते हैं जो कि रेंट से रिलेटेड है, जो टेनेंट ने लैंड ओनर को पे करने हैं उस पे। तो सबसे पहले जो रेंट्स जनरली यहाँ पे लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर के जो है वो सेक्शन 12 में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो है जी कि रेंट ड्यू ऑन टेनेंसी इज द फर्स्ट क्लेम ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड के लैंड से जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा उस पे सबसे पहला हक जो है वो रेंट का है, टेनेंसी का। ठीक है कि उस जमीन से अगर फसल पैदा हो रही है तो उस फसल को वो जो प्रोड्यूस पैदा हुई है उसमें सबसे पहले जो है वो अ, यहाँ पे जो रेंट है वो पे किया जाएगा। द टेनेंट हैज फुल राइट टू टेंट कट एंड हार्वेस्ट क्रॉप विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड कि ये टेनेंट का हक है कि वो फसल को लगाए, उगाए, उसको काटे और उसमें जो लैंड लॉर्ड है उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। अनलेस द रेंट इज टेकन एज ए शेयर ऑफ द प्रोड्यूस द टेनेंट हैज सोल ओनरशिप ऑफ द हार्वेस्ट कि अगर जो है वो रेंट पैसे में नहीं दिया जा रहा बल्कि जो प्रोड्यूस है उसमें से शेयर दिया जा रहा है, मीन्स हिस्से पे है वो जमीन कि जो प्रोड्यूस होगा उसमें से एक स्पेसिफिक हिस्सा उसको जाएगा। तो इस सूरत में वो कहता है कि जो टेनेंट है वो अकेला मालिक है उसको सारी जो है वो हार्वेस्ट करने का उस फसल को। इफ द रेंट इज पेड इन प्रोड्यूस अगर जो रेंट है वो प्रोड्यूस में से जो फसल उगती है उसमें से पे किया जाता है तो क्या होगा, द टेनेंट कीप्स फुल पोजेशन ऑफ द हार्वेस्ट until इट इज डिवाइडेड कि जो टेनेंट है, जो मुजारा है, वो फुल पोजेशन, उसके पास मुकम्मल कब्जा होगा हार्वेस्ट का जब तक कि वो जो प्रोड्यूस है वो डिवाइड नहीं हो जाती। दूसरा, लैंड लॉर्ड कैन बी प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट इन द डिवीजन कि जो लैंड लॉर्ड है वो जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस प्रोड्यूस की डिवीजन में। वंस डिवाइडेड जब एक दफ़ा डिवाइड हो जाए लैंडलॉर्ड टेक्स हिज शेयर ऑफ द प्रोड्यूस तो जो लैंडलॉर्ड होगा वो अपना शेयर उसमें से लेगा। सेक्शन 13 है जी कम्यूटेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ रेंट के रेंट जो है वो उसको
जो है वो एक्सचेंज किस तरह से, चेंज किस तरह से, अल्टर किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो बात करते हैं वो टाइप्स बताते हैं, फॉर्म्स ऑफ रेंट पेमेंट के, रेंट किस तरह से पे होगी। तो सबसे पहले जी, डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कि सबसे पहले जो है वो डिवीजन होगी प्रोड्यूस की, मींस के जो रेंट की टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली टाइप ये है कि जो प्रोड्यूस है उसमें से डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा जो है वो टेनेंट को चला जाएगा, और एक जो है वो लैंड लॉर्ड को एज ए रेंट चला जाएगा। दूसरा को रेट फिक्स किया जा सकता है, जो फसल उगेगी उस पे जो है वो कुछ रेट फिक्स किया जा सकता है। तीसरा कि फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ द लैंड एरिया, के लैंड एरिया के हिसाब से जो है वो रेंट फिक्स किया जा सकता है जी, 1 एकड़ का जो इतना रेंट है, ईटीसी। तो चौथी बात जो है इसमें वो कहते हैं कि लमसम भी अमाउंट जो है वो पूरी टेनेंसी की एक लमसम जो अमाउंट है वो भी पे की जा सकती है। और लास्ट के किसी भी कम्बिनेशन, ये ऊपर जो हमने 4 मेथड बताए हैं इनमें से किसी भी 2 या उनसे ज़्यादा तरीकों का कम्बिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं जी, मेथड ऑफ रेंट पेमेंट कैन नॉट बी चेंज, के जो पेमेंट का मेथड है वो चेंज नहीं हो सकता अनलेस के लैंड ओनर और टेनेंट दोनों एग्री ना हो। थर्ड में वो कहता है कि अनलेस अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और कोर्ट डिग्री स्टेट्स अदरवाइज द टेनेंट रेंट कैन नॉट बी इंक्रीज, कि वो कहता है कि जो टेनेंट का रेंट है ना, जो वो रेंट पे कर सकता है, जो रेंट वो पे कर रहा है वो ज़्यादा नहीं हो सकता उससे जो प्रीवियस ईयर में जो है वो उसका रेंट था, अनलेस के कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट मींस के वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ना बढ़ा ले या कोर्ट की डिग्री के थ्रू ना बढ़ा ले। अदरवाइज इन 2 सूत्रों के अलावा जो है वो रेंट इंक्रीज नहीं हो सकता। सेक्शन 14 है जी, पेमेंट फॉर अनऑथराइज्ड लैंड ऑक्यूपेशन, कि अगर किसी बंदे ने लैंड ओनर की मर्जी के बगैर उसकी लैंड जो है वो ऑक्यूपाई की है तो वो रेंट जो है वो ज़रूर पे करेगा, और उसी रेट पे करेगा जो प्रीवियस एग्रीकल्चर ईयर में उसने किया था, या जो प्रीवियस एग्रीकल्चर ईयर में उसे पे लैंडलॉर्ड को हो रहा था। और दूसरा, इफ नो रेंट वाज प्रीवियसली सेट, अगर पहले को जो रेंट है वो सेट नहीं था तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो रेंट अमाउंट कितनी होगी। सेक्शन 15 है, कलेक्शन ऑफ रेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, कि अगर कोई डिवाइड प्रॉपर्टी जो है वो अनडिवाइडेड है, वो तकसीम नहीं हुई, तो क्या होगा। तो उसका जो रेंट है वो किस तरह से कलेक्ट होगा। तो वो कहते हैं कि अगर जो है वो लैंड एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड की है तो टेनेंट जो है वो हर किसी को लहदा लहदा जो है वो रेंट नहीं देता फिरेगा, बल्कि वो रेंट जो है वो एज ए होल कलेक्ट किया जाएगा, और उसको जो है वो आपस में जो है वो लैंड ओनर्स डिवाइड कर लेंगे। सेक्शन 15A है, शेयरिंग ऑफ प्रोड्यूस अंडर लैंड रेवेन्यूज, लैंड रिफॉर्म सॉरी, अकॉर्डिंग टू लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1972, the landlord and the tenant must agree, they must share the produce in the same ratio as they did in December 20, 1971, कि लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन जो 1972 में आई है, जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट जो है वो सेम रेशियो पे करेंगे जो उससे पहले जो है वो पे कर रहे थे 1971 में। ठीक है, तो ये था ये आपका आज का लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।